ओके, अब माइक ऑन है। अगेन सबका स्वागत खान ग्लोबल स्टडीज में। दिस इज इंग्लिश मेंटर रुचिर। आई होप आपको मेरी आवाज अब क्लियर आ रही होगी एंड बढ़िया से आपने अपनी पिछली सीरीज को पूरा फॉलो करा है। जितने भी आपकी क्लासेस लगी हैं 1 to 14 आपने पूरा फॉलो करा होगा। दिस इज क्लासरूम नंबर 15 ऑफ अग्नि सीरीज नाउ। और हम लोग अपना टेंस का वाइंड अप करेंगे, थ्योरी सेक्शन, और अपना एक्सरसाइज लगाएंगे टेंसेस की। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया से अपना डटे रहिए इस पे। अपना कोर्स जो आप कर रहे हैं इस पे बिल्कुल अपना बढ़िया से मुस्तैदी से काम करते रहिए। कोई दिक्कत हो फौरन आप लोग मुझे मिलिए, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, या आप अगर ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं आप तो आके मिलिए ऑफिस में हमें, और अपने जितने भी डाउट्स हैं अपना क्लियर कराते जाइए। ठीक है, और भी कोई सजेशंस होते हो तो आप वो भी लिखिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई अर्ज एवरीवन टू प्रेस द बेल आइकन, और साथ में सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन दबा दो। उससे क्या होगा भाई, नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास। दूसरा, केजीएस डिफेंस का जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे नीचे मेंशन करे हुए हैं, फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लो। फायदा ये मिलेगा कि पीडीएफ आपको मिलेगी कहां से, केजीएस डिफेंस टेलीग्राम ग्रुप से। वहां से आप उसको प्रिंटेबल कॉपीज में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है, तो जल्दी से इस काम को करना और फिर अपना वीडियो को ध्यान से देखो। वीडियो को बार बार देखना, अभी आप समझना पहले एक सेशन के अंदर, और अगले सेशन के अंदर इसको फिर रिपीट करके आप देखोगे तो नोट्स बनाना साथ साथ। ठीक है, तो चलो अपना आज का काम शुरू करा जाए बच्चों। और इसमें आपके पास जो आज का सेशन चलेगा उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि टेंसेस का हिस्सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एंड कर देंगे इनफैक्ट चैप्टर को, और आगे का पोर्शन देखेंगे। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं बच्चे, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रुचिर कुमार है। ठीक है, काफी समय से केजीएस से कनेक्टेड हूं और लगभग 24 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है मुझे इस फील्ड में इंग्लिश पढ़ाने के कंपटीशन के अंदर। वेरियस एग्जाम्स पढ़ाता हूं मैं, एनडी, सीडीएस, अग्निवीर, सीएपीएफ, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सारे एग्जाम्स पढ़ाए मैंने लगभग। लेकिन और ये वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये वीडियो आपके पास पर्टिकुलरली ध्यान रखना है इन एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है, जो मेन हमारे पास पेपर्स हैं। ऑल पर्पस वीडियो है, सभी एग्जाम्स में काम आएगी। ठीक है, चलो ध्यान से सीखना। बाकी बायलिंगुअल मेथड है, स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड रहता है, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप फौरन बताइएगा। इससे पहले आगे शुरू करा जाए, एक इन्फॉर्मेशन और है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें नहीं पता शायद एक और सीरीज के बारे में, जो कि विकैब मंत्रा सीरीज है, जो फिर से अवेलेबल है ऑन केजीएस डिफेंस देहरादून यूट्यूब चैनल। तो इसको भी आप फॉलो करेंगे। इसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग्स कराए जाते हैं। ठीक है, ये लाइव सेशन होते हैं, ये लाइव सीरीज है, ध्यान रखिएगा। ये होती है आपके पास हर रोज। टाइमिंग जो मैं इसका है बता देता हूं आपको। ये जो टाइमिंग होता है ये होता है आपके पास 11:45 से लेकर के 12:30 तक का। ठीक है, ये चलता है आपके पास मंडे टू सैटरडे, और ये आता है लाइव ऑन केजीएस डिफेंस देहरादून यूट्यूब चैनल। इस पे हम लोग लाइव जुड़ते हैं और अपने सारे विकैब का पोर्शन करते हैं, जैसे कि सानो, एंटो, एडियम्स, होमोफोन्स, ये सारा का सारा सेक्शन आप लोग मेरे साथ में लाइव डिस्कस करते हो। ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो करिएगा टाइम टेबल बना करके अपना। रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रामर पोर्शन होता है खाली, और विकैब मंत्रा सेशन के अंदर हमारे पास अदर देन ग्रामर वो अलग पोर्शन रहेगा। अच्छा, ग्रामर के साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अग्नि सीरीज में आपको पैसेज, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट भी कराए जाएंगे। ठीक है, एडिटोरियल्स भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी सीरीज ऐड होगी। और कमिंग डेज में मैं आपके लिए स्पोकन की भी सीरीज लेकर के आऊंगा, जिस पे आप बिल्कुल अपनी जीडी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एयरफोर्स के बच्चे हैं अपनी जीडी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रिक सीख सकते हैं इंटरव्यूज के, वो सारी बातें भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आज का सेशन बच्चों शुरू करते हैं। और टेंसेस के अंदर हम लोग सीख रहे थे इफ का इस्तेमाल। लास्ट जो वीडियो नंबर 14 थी उसको अगर आपने फॉलो करा, उसमें मैंने आपको इफ के बारे में बताया था, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात चली थी। ये हमने सेशन पूरा कर लिया था। इसके साथ में हमने क्या सीखा था कि इफ के साथ में हमारे पास अलग अलग अप्रोचेज आई थी। अप्रोच के साथ में एक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा था लास्ट सेशन के अंदर। सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास इफ के साथ में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो अगले हिस्से में हमारे पास यूज ऑफ विल आता है विद V1, पहला क्लॉज, और दूसरा क्लॉज ऐसे ध्यान रखना है। फिर आपके पास दूसरा एक सेंटेंस आया था इफ के साथ में, अगर आपने यूज करा है वुड का या शुड का इन फर्स्ट क्लॉज, तो अगले क्लॉज में आप फिर से विल के साथ में V1 लगाते हैं। ये पॉपुलर के साथ फॉर्मूला चलता है। उसके बाद में तीसरा आपने देखा था इफ के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनेट लगता है, यानी कि आप सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, तो अगले कॉलम में आप वुड का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल करते हो, जो कि विल का पास्ट होता है, कुड का पास्ट होता है। इस पे हमारा पूरा डिस्कशन था पिछले वीडियो में। और फिर से हम इसके साथ में V1 लगाते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब में भी V1 लगती है। और इसी तरह से इसी का एक सब हेडिंग बनाया था मैंने कि इफ के साथ में अगर आप वर लगाते हैं, और जो वर है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बच्चों, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और इसके साथ में फिर आपको अगले हाफ में क्या लगाना पड़ता है, फिर क्लॉज 2 में वुड का इस्तेमाल या फिर कुड का इस्तेमाल
अलॉन्ग विथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे लास्ट सेशन के अंदर जो डिस्कशन था इसका एक छोटा सा हल्का सा एक ब्रीफ है आपके लिए फॉर्मूलाज के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब आएगा इसका अगला हिस्सा जो हमने डिस्कस करना है आज, वो था इफ के साथ में हैड कैसे लगता है। ठीक है, वो भी कंडीशनल सेंटेंसेस ही है, लेकिन उसके थोड़ा सा अप्रोच को फॉलो करना है। इसके एग्जांपल्स कैसे बनाए, अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस के अंदर कि इफ ही डैश एवरी डे, ठीक है, लिखा आगे जाकर के ही विल लर्न एवरीथिंग, और मैंने आपके लिए ऑप्शंस अगर छोड़ दूं, मैंने बोला कम का ऑप्शन, कम्स का ऑप्शन, ठीक है, ऐसे लिखा, या फिर केम का ऑप्शन। तो अब देखो फिल इन द ब्लैंक में क्या पड़ेगा, यहाँ पे विल लगाया हुआ है। अगर दूसरा क्लॉज देखो मेरे पास, वहां पे विल की अप्रोच आई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यूज ऑफ विल लगाया हुआ है। तो अगर यहाँ पे विल है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर दो आंसर्स फिट हो सकते हैं। या तो मैं इसके अंदर आपको क्या लगा दूं, सेंटेंस में वुड या शुड लगा दूं, या फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करूं एज पर द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। और जो ऑप्शंस होंगे ये तो है नहीं कि दोनों ऑप्शंस एक साथ लिख देंगे, वो लोग एक ही ऑप्शन एक बारी में देंगे। तो आंसर क्या लगाऊंगा, ही के साथ में एस और ईएस की फॉर्म कम्स का इस्तेमाल। इफ ही कम्स एवरी डे ही विल लर्न एवरीथिंग। फिर उसी तरह से और एग्जांपल बनाया, सेंटेंस आया लिख करके दैट इफ ही शुड, या ऐसे बनाया कि इफ यू शुड हेल्प अदर्स, ठीक है, लिखते हैं आगे गॉड डैश ब्लेस यू। ठीक है, अब ऑप्शन दिया, ऑप्शन लिख करके एक दिया विल, एक दिया वुड, ठीक है, और उसके बाद एक आपके पास आया चॉइस करने का, भाई क्या लगाओगे। तो मैंने कहा सर देखो आपने यहाँ पे शुड लगाया हुआ है, पहले क्लॉज में शुड है, तो अगले क्लॉज में आपको वुड नहीं लगाने हैं, इसके अंदर आपको क्या लगाना है, विल के साथ में V1 लगाना है। तो आंसर क्या लगाओगे आपके पास, इफ यू शुड हेल्प अदर्स गॉड विल ब्लेस यू, ऐसे लगाया। ठीक है, वुड अगर सेकंड पार्ट में लगता है तो फिर वो क्या बताता है, विल का पास्ट, सेकंड क्लॉज में वुड लगेगा तो विल का पास्ट बन जाएगा, तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, विल लगाना था। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे होता कि लिखा जाता कि इफ यू हेल्प लगा करके HELPED अदर्स, ठीक है, गॉड डैश ब्लेस यू, और अब ये सेंटेंस जब आएगा तो आप खुद सोचो, पहले हाफ में आपको पास पास्ट टेंस लगा के दे दिया गया है, फर्स्ट हाफ में आपके पास पास्ट टेंस लगा के दे दिया गया है, जो कि क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब आप कुछ भी करेंगे, सेकंड जो आपके पास जो है अपना, अगर मैं बोलूं फिर से वो एक्स और वाई वाली बात करूं, तो ये हिस्सा आपके पास पास्ट टेंस ही होगा, क्योंकि अगर एक हिस्सा पास्ट है तो अगला भी पास्ट ही होता है। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन अगर मैं देता हूं लिख करके विल या वुड का ऑप्शन, तो आप किस पे क्लिक करोगे, वुड पे। तो क्या लिखेंगे, इफ यू हेल्प अदर्स, अगर तुम दूसरों की मदद करते तो गॉड तुम्हें ब्लेस करते, तो गॉड वुड ब्लेस यू। ठीक है, ये ध्यान रखे चलना। ठीक है, वुड देगा तो कुड नहीं लिखेगा, कुड लिखेगा तो वुड नहीं लिखेगा, कोई एक ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उससे आप बिल्कुल बेफिक्र है ना, यू हैव नो वरीज के सर अगर दो दो ऑप्शन आ जाए तो डोंट वरी एनीथिंग लाइक दैट कि नहीं होता हमारे पास। ठीक है, एक ही ऑप्शन एक बार में प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मेकिंग कराया गया, जो अभी आपके साथ मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला से एक रिवाइज करे, ये कुछ उसके शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपको एक रिवीजन की तरह से मिल गए हैं। ठीक है, सो अब हम लोग अपना आगे का काम शुरू करेंगे। आगे का काम क्या बनेगा, इफ के साथ में हमें हैड कैसे लगाना होता है उसके ऊपर बात चलेगी, और फिर आपका प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एक आध छोटी मोटी बातें और करेंगे, फिर प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट करेंगे। ये हिस्सा भी मैंने वीडियो 14 में कराया है वैसे, लेकिन मैं इसको रिपीट करके दे रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल दिया मैंने कि सर इफ ही वुड हैव, लिखा मैंने डन हिज वर्क, he would have got the prize या won the prize। ठीक है, he would have won the prize। अच्छा, वन थिंग मोर, आई होप आप लोग अच्छे से देख रहे होगे पूरी लगातार जो शॉर्ट्स आ रही हैं, लगातार ग्रामर पे भी शॉर्ट्स आ रही हैं। आपको विशाल सर पॉलिटी की कितनी प्यारी प्यारी शॉर्ट्स बना के देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे कितना कुछ बताया सर ने हाल फिलहाल में। उसके अलावा शुभांकर सर आपको फिजिक्स के ऊपर पूरा बता रहे हैं शॉर्ट्स में, और हमारे विपिन वर्मा सर तो भारत सीरीज ही लेकर के आ गए पूरी आपके लिए मैथमेटिक्स की। तो बच्चों उसको भी पूरा फॉलो करो, ध्यान से नोट्स बनाओ। देखो सिर्फ ये शॉर्ट्स सिर्फ इसलिए नहीं कि आप देखते हो आपने स्क्रॉल कर दिया ऊपर चले गए, नो, कॉपी लेके बैठा करो, शॉर्ट्स के नोट्स बनाया करो। ठीक है, वो भी आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, उसकी तो PDF भी नहीं आती।
तो आपको उसको कॉपी में नोट करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ से ध्यान रखना है कि सारे के सारे जितने भी आपके पास ग्रामर के पोर्शन हैं, चाहे अग्नि सीरीज हो, चाहे विज्ञान मंत्रा सीरीज हो, चाहे भारत सीरीज हो मैथ्स की, ठीक है, या विशाल सर भी सीरीज लेकर के आएंगे हाल फिलहाल में आपके लिए, और सेम आपके पास शुभांकर सर भी सीरीज लेकर के आएंगे पूरी। लेकिन जब तक वो नहीं हो रही है तब तक सारी शॉर्ट्स को देखो, उससे भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, और नोट्स बनाना मत भूलना उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव है, ये जो सारी शॉर्ट्स है एक्सक्लूसिव है केजीएस डिफेंस देहरादून के ऊपर ही खाली। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, इनको पूरा ढंग से एक कॉपी में फेयर आउट करना। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा मत सोचना कि प्लेलिस्ट तो है कभी भी देख लेंगे, ये काम नहीं होता, फिर कंपटीशन की पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या बनाया कि इफ ही वुड हैव डन हिज वर्क ही वुड हैव वॉन द प्राइज। तो मैं कहूँ सर एक गलत हो रहा है। कहता कौन सा गलत हो रहा है? कहते सर एक चीज आपने सिखाई थी कि इफ के साथ में कभी भी वुड हैव नहीं आता, और अगर किसी एक केस में आपके पास वुड हैव या कुड हैव का इस्तेमाल करा होता है आपने, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पहला क्लॉज होगा जिसमें इफ लगा होगा उसके साथ में हैड प्लस V3 होता है। तो मतलब ये समझ गया कि इफ के साथ में वुड हैव नहीं आता है, यहाँ पे इफ के साथ में कभी भी वुड हैव या कुड हैव नहीं आता है, हमें इफ के साथ में हैड लगाना पड़ता है अगर अगले कॉलम में वुड हैव या कुड हैव दिया हो, हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे इफ के साथ हैड है तो मैं यहाँ पे वुड या कुड नहीं लगा सकता, मुझे वुड हैव और कुड हैव ही लगाना पड़ेगा। परफेक्ट की पेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गलती आप हटाओगे वुड हैव हटा करके, यहाँ से आप क्या बोलोगे कि इफ ही हैड डन हिज वर्क ही वुड हैव वॉन द प्राइज। ठीक है, ये अभी जो एयरफोर्स का पेपर हुआ ना बच्चों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था ये एज इट इज। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या करा था, इन्वर्जन का रूल लगाया था हैड ही करके। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो क्लास नोट्स एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। लास्ट ईयर भी हुआ था, एनडी सीरीज के बच्चे कहते थे एज इट इज आपने जो क्लास में लिखाया था वही चीज पूछी हुई थी। ठीक है, नोट्स मैं प्रूफ कर सकता हूँ ला करके, लेकिन बस वही चीज ना कि फेक पब्लिसिटी वाले फालतू की पब्लिसिटी तो हमें करनी नहीं है, पब्लिसिटी की वैसे रिक्वायरमेंट हमें कोई है ही नहीं। लेकिन मेन चीज है क्वालिटी कंटेंट करा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि आपके एग्जाम में ये फंसते हैं या आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसी लेवल पे पढ़ाई करना, ये पूरा फेथ रखना, ये मत सोचना है सर ये तो एक दिन देख लिया और अगले 2 दिन गायब हो गए। ये वीडियो को लगातार सीरीज में देखना। ठीक है, जब प्लेलिस्ट आ जाएगी उसके पूरी अपने ढंग से प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, चलो भाई अगला हिस्सा देखते हैं। ये आपने मेरे साथ सीखा, एक कॉन्सेप्ट और सीखना है आज हमने, जिसमें हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ इफ। अभी आगे हम लोग करंट के काम पे, एक रिवीजन इसलिए दिया ताकि आपको एक रिलेट बन जाए, पूरा आपस में हो जाए, लिंक्स लग जाए। लेकिन आज नया जो सीख रहे हैं वो रिमूवल ऑफ इफ सीख रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक रेगुलर यूज होता है। ठीक है, जिसमें हमें कहा जाता है कि आप इफ से शुरू अगर करते हैं, आपने अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट करा है तो इफ से स्टार्ट करने के बाद में आप क्या करते हैं, इफ के साथ में आप हैड लगाते हैं बच्चों, फिर आप उसके साथ में क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, और फिर अगले क्लॉज में आप चले जाते हैं वुड हैव और कुड हैव के ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप फिर कुड हैव लगाते हैं आप लोग, और फिर आप क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिर्फ कहानी इतनी सी हुई कि इन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा सेंटेंस दे रहे हैं कि वो कंडीशनल होना चाहिए, वो इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन आपको उसके अंदर इफ का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आज मैं सीडीएस के ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरे को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कंडीशनल है कौन सा नहीं है। तो सोचो जिसमें इमेजिनरी सिचुएशंस अराइज होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अगर ऐसा होता तो, जब तक, तब तक, ऐसी वाली बातें, तो ये हुई तो होना है, ये तो होनी है, तो इसको अंदर क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक तो रेगुलर यूज है जिसके अंदर इफ प्लस हैड प्लस V3 है। मतलब अगर पूरा सेंटेंस बनाओ तो इस देखो पूरा फॉर्मेट क्या बनेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये पेयरिंग बनेगी इसकी। ठीक है, इस वाले हिस्से की। ओके, और अब कोई कहता है सर आपको इफ हटाना है, तो उसका एक बस फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है। रिमूवल ऑफ इफ का अगर कॉन्सेप्ट लगाना है, एक फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है। आपको देखना है ये सेंटेंस जो होगा अभी हैड से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इफ तो नहीं आएगा, इफ तो हट गया, इफ तो गया, लेकिन इमेजिनेशन फिर भी करके बतानी है। तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा रिमूवल ऑफ इफ के अंदर, इसके अंदर बोलते हैं हम लोग हैड से आप शुरू करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जो गिवन सब्जेक्ट होगा वो आएगा, उसके बाद आप लगाओगे सेंटेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अपना अगला क्लॉज के बारे में बात करोगे जिसके अंदर आप वही पुरानी बातें कि वुड हैव और शुड हैव का इस्तेमाल करोगे अलोंग विद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे आप थर्ड फॉर्म अपनी लगाते हैं वैसे आप लगाते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है सेंटेंस के अंदर। जब हम हैड के साथ में सब्जेक्ट प्लस V3 लगाते हैं, देखो इसमें इफ नहीं आया है,
इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं हमने, रिमूवल ऑफ इफ, या फिर टेक्निकल ग्रामर के अंदर, ये टेक्निकल भाषा होती है, इसके अंदर इन्वर्जन कहते हैं इसे भी। इन्वर्जन तो वैसे एडवर्ब का होता है, लेकिन वर्ब्स का भी होता है, इस तरह से इमेजिनरी सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल पता कैसे चलेंगे हमें, सर पकड़ में कैसे आएगा पेपर में कि कौन सा इन्वर्जन है या कौन सा रिमूवल ऑफ इफ है, कौन सा नहीं है। तो एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल में मैंने कुछ ऐसा बनाया, देखना ध्यान से जरा। अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस के अंदर कि सर इफ, ठीक है, हैड ही डन हिज वर्क, या सपोज से बोलते हैं कम ऑन टाइम, ऐसे बना देते हैं, कुछ एग्जाम्पल बदलते हैं, कम ऑन टाइम ही वुड नॉट हैव, अब ध्यान रखना ये वुड नॉट हैव पूरा इकट्ठा है, ये इसके बीच में बचा हुआ हैव है ये, ही वुड नॉट हैव मिस्ड हिज लेक्चर। ठीक है, तो क्या लिखा, ही वुड नॉट हैव मिस्ड हिज लेक्चर, अगर वो समय पे आया होता तो उसका लेक्चर छूटता नहीं, लेकिन वो आया नहीं और उसका लेक्चर छूट गया, तो ये कंडीशनल सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, तो अब मेरे पास इसका स्पॉटिंग एरर बन के आया। अब बच्चे ने देखा, एक बहुत क्लोजली एनालाइज करा, उसने कहा सर इसमें ना गलती दिख रही है मुझे। मैं कहा क्या दिख रही है गलती, बताओ बेटा। कह रहे सर आपने ये काम करना है, गलती तो आपने ए में बतानी है। मैं कहा क्यों है ऐसा, रीजन तो दो मुझे, क्यों गलत है। कहते देखो ना आपने रेगुलर लिखा, ना आपने इन्वर्जन करा, ना आपने रेगुलर लिखा, ना आपने रिमूवल ऑफ इफ करा। मैं कहा क्या मतलब, कहते सर देखो इसको आप दो तरह से आंसर कर सकते थे। ठीक है, ये ऐसा जाएगा, आप इसको दो तरह से आंसर निकाल सकते थे। एक तो निकाल सकते थे इफ के साथ में, लेकिन तब क्या पढ़ता, इफ ही हैड करके। कैसे पढ़ता, इफ ही हैड करके, ही पहले आता, हैड बाद में जाता। ठीक है, तो क्या लगा के चलते कि इफ ही हैड कम, बात समझ आई। और इसको हमने क्या बोला है कि ये भैया रेगुलर रूल है जो आपको मैंने अब तक पहले सिखाया था। अब कोई कहता नहीं सर मैं थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बोलना चाहता हूं, मेरे को इफ नहीं लगाना। मैं कहा कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे ही कर सकते हो, इफ हटा दो, लेकिन क्या बनाओ, हैड ही कम, हैड ही कम ऑन टाइम ही वुड नॉट हैव मिस्ड हिज या मिस्ड हिज लेक्चर, ऐसे बना के। ठीक है, तो इसके अंदर इसको क्या बोला गया आपके पास, ये तो रेगुलर बन गया ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोला हमने, रिमूवल ऑफ इफ, ये तो रेगुलर हुआ, और नीचे वाले में क्या आ गया, रिमूवल ऑफ इफ के बारे में। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी आपको अभी, जब मैं अभी आपके एमसीक्यू भी को शुरू कर रहा हूं, इसमें लगातार बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान रखना पेपर में दोनों ऑप्शंस तो कभी नहीं छपे हुए मिलते, स्पॉटिंग एरर्स में तो सिंगल ही ऑप्शन मिलता है वैसे भी, लेकिन कभी फिलर्स भी आप सोचो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप सोचो तो पेपर में एक ही अप्रोच मिलेगी, दो अप्रोच नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये गलत इसलिए था क्योंकि ना तो मैं इन्वर्जन कर रहा हूं, ना मैं इसको रेगुलर लगा रहा हूं। तो मतलब या तो वही फॉर्मूला रेगुलर का लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, या फिर आप क्या करो, इन्वर्जन का फॉर्मूला लगाओ, जिसके अंदर आपने क्या करना है, हैड से आपने शुरू करा है, फिर सेपरेट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ये सब करना है ध्यान से। दूसरा एक और ध्यान रखने वाली बात होती है कि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में इन्वर्जन ठीक से हो रखा है, हैड ही कम बिल्कुल सही लिखा होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अगले हिस्से को वुड या शुड बना देता है। तो जरा केयरफुल रहना, ये वुड हैव और शुड हैव ही रहेगा। ठीक है, ये भी पेरेंट को ध्यान रखना, पता चले कि तुमने पहला हिस्सा सही कर लिया और अगले हिस्से को इग्नोर कर दिया। पूरा सेंटेंस पढ़ना बच्चों, पूरा सेंटेंस रीड करने के बाद ही आंसर निकालना अपना। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक छोटा सा सेक्शन बनाइए जिसके अंदर आपने मेरे साथ सीखा भी रिमूवल ऑफ इफ के बारे में। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये हिस्सा रिपीट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि जो पीडीएफ है ये आप केजीएस टेलीग्राम के जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, केजीएस डिफेंस टैलीगा, उसके अंदर क्या पड़ेगा टेलीग्राम में, केजीएस डिफेंस के नाम से। ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे लोगो मिल जाएगा आपको केजीएस डिफेंस का बना हुआ आइडेंटिफिकेशन की तरह से। बहुत सारी वीडियोस हाल फिलहाल में अपलोड होती रहती हैं, मेरी भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको उस समय पड़ी हुई। तो बस ये ध्यान रखिएगा, इस नाम से और भी वेरियस स्पैम ग्रुप्स भी होते हैं, तो उसका केयरफुल रहेगा। केजीएस डिफेंस वाला ग्रुप ही अपना सब्सक्राइब करिएगा, उस पर आपको पीडीएफ पड़ी हुई मिल जाएंगे क्लासरूम की, तो पहचान हो जाएगी भाई ये वाली क्लासरूम है, उसमें हमारे शॉर्ट्स के लिंक्स भी आते रहते हैं। ठीक है, सब तरह की, तो उसमें आपको वहीं से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। और सबसे सेफ तरीका क्या है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स दिए हैं उसी को प्रेस कर दो, वहीं सीधा टेलीग्राम के उसी वेब पेज पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो चलो ना पे इस पर ध्यान दो अपना। ये अपना पूरा हिस्सा आपको मैंने बताया रिमूवल ऑफ इफ, मैंने फिर से कहा है कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फौरन कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको रिपीट करके दूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसी का एग्जाम्पल बना दिया, मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि अगर उसको कोई दिक्कत आई होती तो मुझे बता देता, तो बता हैड ही फेस्ड एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ही वुड हैव टोल्ड मी।
ठीक है, लेकिन उसने नहीं बताया, बट ही डिड नॉट। तो जैसे ही आप ही डिडंट का सेंस निकल जाएगा तो सोचना इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, इसी में अगर कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहे, मैं कहूंगा सर ये सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते थे कि इफ के साथ में इफ ही हैड फेस्ड एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ही वुड हैव टोल्ड मी। इफ ही हैड फेस एनी प्रॉब्लम ही वुड हैव टोल्ड मी बट ही डिड नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखकर चलना है। सेंटेंस के अंदर ये बना आपके पास, सेंटेंस के अंदर रिमूवल ऑफ इफ का फंडा, और ये बनता है विद इफ का सेंस। तो दोनों में से आपको तरीके बता दिए, पेपर में कौन सा आएगा, आप लोग उस क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट करके आ जाओगे बिना नेगेटिव मार्किंग के। ठीक है, चलिए ये था आपके पास रिमूवल ऑफ इफ के बारे में। अगली कहानी शुरू करी जाए। अगली कहानी में आपके पास आता है भाई सेंटेंस के अंदर यूज ऑफ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिर से प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, जिनके साथ में आपके पास कुछ फॉर्म्स ऑफ मेन ऑफ की बातें होती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। एक आता है आपके पास व्हाट इफ का प्रयोग। व्हाट इफ के साथ में आपके पास होती है V2। ठीक है, व्हाट इफ के साथ में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कैसे बनाया एग्जाम्पल, मैंने बोला कि व्हाट इफ, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या हो अगर, या क्या होता अगर, ये सेंस लगता है इसका हिंदी में। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना कि व्हाट इफ के साथ में कहते हैं सीधा सीधा क्या लगा हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे आप मैं बोलता हूं सेंटेंस बना करके, व्हाट इफ आई डैश यू दैट ही इज अ गुड मैन। ठीक है, व्हाट इफ क्या हो अगर मैं तुम्हें बताता कि वो एक अच्छा आदमी है। ठीक है, व्हाट इफ आई, अब देखो ऑप्शन देता हूं मैं लिख करके टेल, दूसरा मैंने लिखा टोल्ड, तीसरा एक लिख दिया मैंने हैड टोल्ड करके, जानबूझ के एक ट्रिक करने के लिए आपको। ठीक है, तो स्मार्ट बच्चे हैं सारे, सबसे पहले आंसर निकाल के बैठे होंगे। क्या बोलेंगे सर, व्हाट इफ के बाद में आपको क्या लगाना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, V2 का इस्तेमाल। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत माने जाएंगे, सीधे सीधा यूज है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद एक है आपके पास सपोज का सेंस। नंबर 2 क्या दिया मैंने, सपोज, SUPPOSE। अब एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी सपोज और इफ एक साथ नहीं आते, सपोज और इफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका एक ही मीनिंग होता है दोनों का, क्या हो अगर। ठीक है, तो यहां पे कभी भी सपोज और इफ एक साथ नहीं लिखे जाते, सुपरफ्लुअस माने जाते हैं। सपोज और इफ का प्रयोग, ठीक है, एक साथ नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनका उपयोग एक साथ नहीं होता, वरना एक जैसे दो वर्ड बनेंगे, जैसे रिटर्न बैक। अब रिटर्न में तो बैक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रिटर्न बोलते हैं या कम बैक बोलते हैं। ठीक है, रिपीट अगेन, तो रिपीट के बाद में अगेन नहीं बोलना चाहिए, रिपीट तो अपना पे दोहराना होता है चीजों को। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है। सुपरफ्लुअस के साथ में अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि सपोज इफ ही वर अ टीचर, ठीक है, व्हाट वुड ही से। तो देखो एक साथ दो काम करवा रहा हूं मैं, साथ में आपको फॉर्म भी बता दे रहा हूं उसकी, और ये भी बताना चाह रहा हूं कि सपोज इफ एक साथ नहीं आता, तो इसमें स्पॉटिंग एरर की जाएगी, फॉर्म्स की वजह से नहीं की जाएगी। ये कहा जाएगा सर आपने सपोज और इफ एक साथ लिख दिया, कोई एक लगाइए, या तो सपोज लगाइए या फिर इफ लगाइए, इधर एरर दिखाई जाएगी। और दूसरी बात, मैंने ही के साथ में वर लगाया हुआ सर, ये तो वॉज होना चाहिए था ना बच्चों। कल परसों मैं सीखा था पिछले वीडियोस के अंदर कि आपको यहाँ पे ही के साथ जो वर लग रहा है, ये मेन ऑफ की V2 है, बी की सेकेंड फॉर्म है ये। क्या हो अगर वो टीचर होता, और कैसे बताता फिर वो क्या कहता आपको, है ना। तो व्हाट वुड ही से, तो ये ध्यान रखो कि ये सेकंड क्लॉज में वुड क्या है, विल का पास्ट है, और ये जो वर है ये V2 है, ये भी पास्ट में सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये इफ आई वर अ किंग वाला एग्जांपल जो है वो वाला केस है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है, या तो सपोज लगाओ या तो इफ लगाओ, इसकी तो एरर हो गई। और बोला ये गया कि जो वर आया इसको वॉज बना दो, मैं कहा नहीं इसको वॉज नहीं बनाऊंगा, इसको मैं वर ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी। ठीक है, इमेजिनेशन ऑफ नाउन वाला रूल सीखा था हमने, उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों फिर अगला सेंटेंस आता है टेल और अंटिल को लेकर के, इसकी भी कहानी पूरी करते हैं। वैसे तो कंजंक्शंस करवाऊंगा आपको मैं अगली सीरीज में, तो ये रिपीट होगा, लेकिन फिर भी तब तक के लिए इसमें देखिए अगला, टिल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये पहला रूल दिमाग में बिठा लो, टिल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अनटिल
या अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, ठीक है, एज दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव हैं, ठीक है, एज दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है। जो पहले ही कड़वा है वो भी नीम चढ़ा तो और कितना कड़वा होगा, वो पहले ही नेगेटिव है भाई, उसके बाद नॉट मत लगा देना, ठीक है। इसका मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जब तक नहीं। जो पहले ही नहीं है उसको और नहीं बोल के इसको ज्यादा नहीं थोड़ा बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जाम्पल वर्क करते हैं। सेंटेंस आया, बेसिक सा सेंटेंस आया, टिल ही डज नॉट राइट द लेटर ही विल नॉट गो। तो जब तक ये पत्र नहीं लिखा देता अपना पूरा, ये नहीं जाएगा घर अपने, ठीक है, रोक के रखना है इसे। तो अब इधर का ऐसा अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक है, टिल ही डज नॉट राइट तक पूरा अंडरलाइन कर दिया गया। और आपके पास ऑप्शंस ओपन कर दिए गए। एक ऑप्शन लिखा उसने कि टिल ही राइट्स, फिर लिखा नंबर बी अनटिल या अनलेस, जो भी आपको लगाना चाहो। अनलेस अनटिल में डिफरेंस सिखाऊंगा कंजंक्शन में पूरा, ठीक है। अनलेस ही राइट्स, फिर एक ऑप्शन दिया मैंने आपके पास नंबर 3 सी बना करके पॉइंट को, अनलेस ही डज नॉट राइट, ठीक है। और एक डी ऑप्शन दिया मैंने कि अनलेस ही राइट का ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो, सोचो कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को। आप बहुत अलर्ट हो गए, आप ये बोलोगे सर सेंटेंस में पहले ही देखो मल्टीपल चीजें सोचनी पड़ेंगी। आपको ये पता है कोई सेंटेंस टिल से स्टार्ट नहीं होता, ये तो गलत है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक नो इंप्रूवमेंट लिख देता हूं तो भैया इंप्रूवमेंट तो ये होगा, गलत तो ये है, ठीक है। अब कहते से सही करें तो करें कैसे। मैं कहा देखो सबसे पहली बात ये नॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको टिल की जगह पे अनटिल लगाना पड़ेगा या अनलेस लगाना पड़ेगा। नॉट हट गया क्योंकि खुद ही नेगेटिव है। उसके बाद में ही के साथ में तो एस और एस की फॉर्म लगती है, तो WRITES पड़ेगा। सेंटेंस भी अफर्मेटिव हो गया, अनटिल के साथ में नॉट नहीं लगाया मैंने, लेकिन अभी भी वहां पे ही राइट्स लिखा जाएगा क्योंकि एस और एस की फॉर्म लगती है ही के साथ में, ठीक है। तो ये आंसर बनना चाहिए था। और इसमें पेयरिंग क्या बन गई कि अगर अनटिल अनलेस आता है तो उसके बाद में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है तो अगले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट आया है, ठीक है। ये भी एक पेयरिंग होती है कि अनटिल अनलेस अपने साथ में जितने भी होते हैं, सब जितने भी यहां से यहां तक हैं सारे के सारे, इनकी पेयरिंग्स अगर की जाए तो इसमें क्लॉज 1 जो होता है वो इंडेफिनिट ऑफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में अनटिल अनलेस आते हैं, ठीक है, अगर ऐसे लिखा जाए। या फिर अगर यहां पे मैं शुरुआत कर दूं अनटिल अनलेस से, तो उसके साथ में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो लेकिन अगला आपके पास क्या जाएगा, क्लॉज 2 फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट नहीं हो सकता वो, ऐसे बना करके। और अगर मान लो दोनों ही क्लॉज पास्ट टेंस के हो गए तो ही वो ऐसा कर सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स फिर उस तरह से देंगे नहीं आपको अदरवाइज, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखकर चलना है। वही चीज एज फार एज सुन एज लॉन्ग के साथ भी लागू होती है कि जब भी इनको लिखा जाएगा तो इनका अपना क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, जब तक कंडीशंस प्रिवेल। अदरवाइज कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं उसमें पास्ट टेंस लगाया होता, तो अगर उधर पास्ट टेंस है क्लॉज 2 में तो क्लॉज 1 भी पास्ट का ही बनेगा, ठीक है, ऐसे बना करके। तो अब ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स के भी बना के दूंगा अभी मैं। तो इसका आंसर क्या बना, अनलेस ही राइट्स, ठीक है। तो आंसर टिल से स्टार्ट होता नहीं है इसलिए गया, यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया था फिर से इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ही के साथ में एस और एस लगता है तो मैं बचा ही क्या, अनलेस ही राइट्स का ऑप्शन लगा के चलूंगा, ठीक है। और एग्जाम्पल वक्त देखो, सेंटेंस आता है कि सर एज soon as he will come I will go home। अब आप नोटिस करो मैंने सेंटेंस के अंदर ये as soon as he will come लिख दिया, ये एक हिस्सा आ गया, I will go home बी हिस्सा में ये सी हिस्सा आ गया और ये डी हिस्सा आ गया। नो एरर मतलब डी पार्ट है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया भाई एरर बताइए कहां पे गलती है, तो आप ही बोलोगे सर देखो as soon as के साथ में, या फिर इसको हिंदी बोलते हैं शीघ्र ही,
हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, शीघ्र ही। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। कंजंक्शंस की वेट करो, वहां पे पक्का कराऊंगा अगली सीरीज में ये, ठीक है, जहां तक। फिर बनता है आपके पास एज लॉन्ग एज, जब तक, ये सेंस बनता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग वर्जन हैं इसके। तो सेंटेंस के अंदर आपके पास क्या बनता है कि भाई ये चीज समझ जाती है कि जब भी आपका सेंटेंस एज फार एज की बात करता है या एज लॉन्ग एज सून एज की बात करता है, तो ये अपने हिस्से में, अपने पार्ट में तो क्या लगाता है, अगर ये अपने पार्ट में लगाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट से। ये ध्यान रखना है, इसका अगला पार्ट किससे होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से होगा, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा कुछ फिल इन द ब्लैंक आ गया है कि दोनों ही इससे पास्ट टेंस के हैं, मतलब इसने एज फार एज या एज सून एज सब लिख दिया है, और इसका पहला हिस्सा भी पास्ट का है और अगले हिस्से में इसने ब्लैंक दिया हुआ है, तो भैया ये भी पास्ट का ही होगा और वो भी इंडेफिनिट का ही होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी केस में एज सून एज फार एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, जितने भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे, इनके साथ में कभी भी नहीं लगाना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों कि ये गलत है, ये इनकरेक्ट पेयरिंग होती है। या तो क्या करो, एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, अगला हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट बना दो, ठीक है, वो सेकंड क्लॉज होगा, ये क्लॉज 1 होगा तो ये क्लॉज 2 होगा। अगर आपने पास्ट रखा है तो भैया दोनों ही पास्ट टेंस होने चाहिए, लेकिन फिर वो होगा इंडेफिनिट और इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा और ये वाला हिस्सा भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया तो एरर होगा। तो गलती कहां पे देखी आपने, ये रही। तो क्या बोलोगे, एज सुन एज ही विल कम नहीं होगा सर, एज सुन एज ही, इधर देखो विल लिखा हुआ है, ये रहा विल लिखा हुआ है, तो इधर क्या लगाओगे, कम्स, ठीक है। आप कहोगे सर एक पास्ट का एग्जांपल भी दे दो, तो लो भैया, अगर मैं लिखता हूं सेंटेंस के अंदर कि एज, चेंज कर लेते हैं, एग्जांपल आया बच्चों, कहता है कि सर एज के साथ में लिखा कि ही विल वेट, या बोलते हैं कि ही विल गो, ऐसे बना देते हैं, बस अलग से एग्जांपल हो जाएगा, ही विल गो एज सून एज यू केम, और इन्होंने इतने हिस्से को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन दिया आपके पास, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी के अंदर नो चेंज। तो बच्चों एक चीज देखना, सेंटेंस के अंदर एज सून एज वाला जो क्लॉज है वो कौन से टेंस में दिया गया, इसको पहले चेक कर लो। यहां पे एज सून एज के बाद में केम लिखा है जो V2 है, तो मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट ऐसा दिया गया क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, इस हिस्से को तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, ये तो एज इट इज दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं कहा सर अगर ये हिस्सा पास्ट है तो इधर का हिस्सा भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, ठीक है। तो आंसर में अगर मैं लिखता हूं बच्चों कि एज सून एज, ऐसे मैंने जैसे वहां लिखा ही कैन, लेकिन यहां लिखा ही विल की जगह पे मैंने लिख दिया ही वुड गो, ठीक है, ऐसे बोला। या फिर मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि ही वेंट, फिर मैंने ऑप्शन लिखा लिख करके कि सर ही गोज, तो आप होगा सर आप गोज का इस्तेमाल मत करना, गोज उसका आंसर बनता था अगर उधर लिखते कम्स लिखते, ठीक है, विल कम लिखते तो मैं उधर गोज लगाता। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बोला हुआ है कि इधर पास्ट टेंस ही चाहिए होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट के नाम से, ठीक है। तो क्या लिखा जाता है हमारे पास, गो, फिर आता है वेंट, फिर आता है गॉन, फिर आता है गोइंग, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पिक करनी पड़ेगी। ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब पूरा क्लॉज ही इस तरह से दिया गया पास्ट टेंस का और फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। स्पॉटिंग में तो दिक्कत हो जाएगी, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए पेपर में स्पॉटिंग देता ही नहीं इस चीज की, फिल इन द ब्लैंक्स में देता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ और ये पूरा रिपीट होगा इन कंजंक्शंस, ठीक है। हम लोग रेफर करेंगे टू कंजंक्शंस, ठीक है, इन फर्दर क्लासेस। ये ध्यान रखना इस हिस्से को सीखने के लिए आप रेफर करोगे, भविष्य में होने वाली जो और क्लासेस रहेंगी उसमें जब कंजंक्शंस करवाऊंगा तो उसके ऊपर मैं पूरा खुल के आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना सा आइडिया है क्योंकि इसमें सिर्फ टेंसेस मैच करने के बाद चले, क्योंकि हम लोग टेंसेस का सेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सारे के सारे आपकी जो थ्योरी सेक्शन है
ये मैंने आपको पूरा कर दिया है। थ्योरी पार्ट इज ओवर नाउ, ठीक है। अब थ्योरी में जितना हमने सीख लिया था हमने सारा सीख लिया है। अब हम लगाएंगे अपना क्या, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज, जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आज करेंगे, थोड़ी सी अगले वीडियो में बना के दूंगा एमसीक्यू पीवाईक्यूज, और इसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपने सारे एप्लीकेशन सीखते जाओगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ देखो, इधर एमसीक्यू और पीवाईक्यू में सबसे पहला सवाल है, ठीक है। आपके पास अभी मैं कुछ सवाल करके दिखाऊंगा। जो ये पीडीएफ आपके पास आएगी, इसमें आज जो पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा इस वाली सीरीज की, इसमें ये विद क्वेश्चंस आएगी। तो आपको जो बच गए हैं ना क्वेश्चंस, वो होमवर्क में दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करके रखना, ठीक है। 5-6 मैं कर दे रहा हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ फिर आप अपने प्रैक्टिस में लेके आएंगे, ठीक है ना। देखिए सेंटेंस के अंदर आया, इसमें गलती कहाँ है, ए हिस्से में। क्यों है गलती ए हिस्से में, थोड़ा सोचिए, ठीक है। सेंटेंस क्या दिया इन्होंने, देखो इमेज बनती है दिमाग में। अब एलेक्स के साथ में हैव लगाया हुआ है, गलत है ना। हम लोग क्या लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ में, ठीक है, हम लोग हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इजंट इट। हमने सीखा हुआ ना टेंसेस के बिगनिंग के अंदर, हमने टेंसेस में जब इंट्रोडक्शन लिया था तो हैव और हैज के सब्जेक्ट सीखे थे, वैसे हमने हैव बीन हैज बीन के भी सब्जेक्ट सीखे थे। सिंगुलर के साथ में हैज बीन है, प्लूरल के साथ में हैव बीन है। अब एलेक्स तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो ये हैव बीन नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे हैज बीन आएगा, ठीक है। इसलिए गलती कहाँ दिखाओगे आप, ए में दिखाओगे। इस स्पीड से आंसर आने चाहिए, जब आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपके इस स्पीड से आंसर आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947। तो बच्चों ये तो हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट को बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पे हम लोग लगाते हैं V2 पास्ट इंडेफिनिट, और हिस्टोरिकल प्रेजेंट बताने के लिए हम लोग लगाते हैं V1, ठीक है। इंडिया गेट्स फ्रीडम भी लिखते हैं, तो इसमें क्या लगाओ, इंडिया हैज हटा दो बस, खाली गलती तो ए में ही है, स्पॉटिंग एरर पूछा है। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस के अंदर उसने इंडिया गेट्स ऑप्शन लिखा हो तो गलत वो भी नहीं होता। तो V2 से तो गॉट डायरेक्ट आंसर है, और उसके अलावा यहाँ पे GETS है। आप में से जो बच्चे सोच रहे हैं सर ये गेट्स कैसे आ गया, ये तो पुराने समय की बात है। सजेशन सर इतना दूंगा कि जो स्टार्टिंग में अग्नि सीरीज की क्लासरूम मैंने रिकॉर्ड करी हुई है उनको आप देखो, आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूचर एग्रीमेंट और हिस्टोरिकल प्रेजेंट का नियम क्या है, ठीक है। तो उसको देखो, वहां से समझो। अगर फिर भी समझना है तो मैं अगली वीडियो में उसको पूरा क्लियर करूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलो अगला ऐसा देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारे पास, शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट ए हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखो फिर से सिंस एंड फॉर सिखाया था अग्नि सीरीज के स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर ही टेंसेस में, तो क्या लगाएगा, ये आ गया भाई नेम ऑफ आ जाता है, ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ डे आ जाता है। और इसके साथ में आपको फ्रॉम नहीं लगाना होता, सिंस लगाना होता है। हमने सीखा है नंबर ऑफ में क्या लगता है, फॉर लगता है, और नेम ऑफ में सिंस लगता है, ठीक है। ऐसे बनाओ। फिर देखो यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। अब यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स। बस आपके मैं 2 मिनट और लूंगा, एक पेज का मैं क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर जो बच जाएंगे ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और अगली जो मेरी रिकॉर्डिंग लेके आऊंगा उसमें ये काम करवाऊंगा। और हाँ, इस बीच में एक बहुत बार बार डिमांड उठ रही है क्वेश्चन टैग को लेकर के, तो अगली जो मेरे पास रेगुलर चैप्टर का जो सेशन चलेगा उसमें प्रोनाउंस स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन टैग से शुरू करूंगा, तो आपको उसमें बहुत मदद मिल जाएगी अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलो आज का लास्ट पेज उठाते हैं, और बाकी सारा आपका होमवर्क है अगले सेशन के लिए। वीडियो नंबर जो 17 आएगी आपके पास, ठीक है, 16 आएगी सॉरी, उसके अंदर आपको ये प्रैक्टिस का होमवर्क चेक होगा और क्वेश्चन टैग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आखिरी सेंटेंस देखते हैं आज के 2। क्या लिखता था, कॉलेज इज रनिंग नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, सेंटेंस के अंदर टाइम दिया गया है, सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म दी गई है, तो ये पेयरिंग बताती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इज हटा करके आप हैज बीन लगा दीजिए, प्रेजेंट को प्रेजेंट से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और आखिरी सवाल जो आज का है हमारा क्लास का, वो है द विक्टिम ट्राई टू टेल अस। विक्टिम ने हमें, जो बेचारा भुक्तभोगी था, उसने हमें कोशिश करी बताने की कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है नहीं, क्या हुआ था। तो क्या लगा के चलोगे, व्हाट हैज हैपेंड नहीं, व्हाट हैपेंड, बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। देखो ट्राइड भी क्या है, V2 है, उसके बाद में वॉज भी क्या गया, पास्ट टेंस में गया। तो ये बेचारा अकेला प्रेजेंट क्या कर रहा है वहां पे, इसको भी पास्ट टेंस लगा के दो, तो या तो उसको व्हाट हैपेंड लगाओ या व्हाट हैड हैपेंड लगाओ। तो गलती आप कहां दिखाओगे, पार्ट नंबर बी में। तो इसी तरह से आप लोग बस डटे रहिए मोर्चे पे अपने, ठीक है, मेहनत करते रहिए साथ में मेरे, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की कमी हो तो फौरन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सजेशंस के लिए आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर सजेशंस। जो भी आपके कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो, आपको लगता है कोई चीज़ बेटर की जा सकती है, ठीक है, तो ये देखो सारा होमवर्क ही आपका, ये सारा कुछ होमवर्क में आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो ये सारा कुछ आपने मुझसे डिस्कस करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
बाकी मेहनत करोगे, देखो सब कुछ पॉसिबल है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। पेपर खराब होता है इसलिए होता है क्योंकि हम पढ़ के नहीं गए होते, पेपर अच्छा होता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो मेरी तरफ से एफर्ट पूरी है, अब आपकी बारी है, आपको भी एफर्ट पूरी लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तभी इंग्लिश में कुछ हो पाएगा, वरना फिर वही है कि सर सारा सब्जेक्ट को कर लेते हैं, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ पाते। तो जब टीचर रेडी है तो स्टूडेंट को भी अब रेडी होना पड़ेगा। वीडियो को लगातार देखो, चैनल को फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर न्यू। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन, और बाद में इसको बस थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि नोट्स बना करके से एक रेगुलर क्लास में पढ़ते हो उसी तरह से अपने आप स्टडी करो। ठीक है, चलो बच्चों फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद एवरीवन।